नमस्कार, एक बार फिर द वायर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के प्रसारण की मंजूरी दी। अदालत ने नोटिस भेजा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना किट घोटाले के आरोप, जांच के लिए एसआईटी गठित। उत्तर प्रदेश में इस साल 139 लोगों पर एनएसए लगाया गया। आधे से ज्यादा मामले गौ हत्या से जुड़े। और देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 96,551 नए मामले दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। सुदर्शन न्यूज के विवादित शो यूपीएससी जिहाद को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद इसे एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस बार शो के प्रसारण पर किसी तरह की रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के इस शो का प्रसारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल वास्तविक रूप से इस शो का जो प्रसारण है वो दरअसल 28 अगस्त की रात 8 बजे होना था, लेकिन इससे पहले इस शो का एक ट्रेलर खासा विवादित हो गया था, जिसमें दरअसल #यूपीएससी जिहाद का जिक्र करते हुए नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र की पोल खोलने का दावा किया गया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विवादित शो के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 139 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो मामले हैं वो अकेले गौ हत्या से जुड़े हुए हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि इस साल 19 अगस्त तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के कुल 139 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें से 76 जो मामले हैं वो गौ हत्या से जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले बरेली जोन में 31 अगस्त तक एनएसए के तहत कुल 44 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 2020 की बात करें तो साल 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 37 लोगों पर जघन्य अपराधों के मामले में एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत इस साल की शुरुआत में सीए का विरोध करने वाले 13 छात्रों के खिलाफ भी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल एनएसए के तहत सरकार या प्रशासन किसी देश या फिर राज्य के सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। और अब अगली खबर। कोरोना वायरस के बीच उत्तर प्रदेश में कोविड किट घोटाला सामने आया है। ऐसे आरोप है कि यहां पर सुल्तानपुर और गाजीपुर सहित कुछ अन्य जिलों में पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर को बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दामों में खरीदा गया है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आईएएस रेणुका कुमार को एसआईटी का हेड बनाया गया है। आपको बता दें कि आरोप है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल में आने वाले थर्मामीटर और इसके साथ ही ऑक्सीमीटर की खरीद जो है वो दरअसल बाजार मूल्य से काफ़ी ज़्यादा दाम में की गई है। अभी तक इस मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि दरअसल सुल्तानपुर से भाजपा के विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया था। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 96,551 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना वायरस मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 45,87,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं पर बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस से 1,209 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश भर में कोरोना वायरस से अब तक 76,513 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं पर कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 35 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2.83 करोड़ से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से 9 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। वहीं पर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस के 65 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि अकेले अमेरिका में ही कोरोना वायरस से 1,96,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं।
वहीं पर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 42 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि वहां पर जो मृतकों की संख्या है वो 1,29,000 से ज़्यादा बनी हुई है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 18,000 से ज़्यादा है। पेरू की बात करें तो पेरू में कोरोना वायरस के अब तक 7 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 30,000 से ज़्यादा बनी हुई है। ठीक इसी तरीके से कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 22,000 से ज़्यादा बनी हुई है। स्पेन का रुख करें तो स्पेन में अब तक कोरोना वायरस के 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 29,000 से ज़्यादा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 21 साल के पत्रकारिता के छात्र जाकिर अली त्यागी को गोकशी के आरोप में 25 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया। उन्हें 16 दिनों तक मेरठ की जेल में रखने के बाद उन्हें हाल ही में रिहा किया गया है। अब जाकिर ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ उनका ये भी आरोप है कि जिस गाड़ी में उन्हें जेल ले जाया जा रहा था वो पलटी जा सकती थी। इस पूरे मामले पर अपना रुख रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाकिर अली। जी जाकिर, बताइए इस बारे में। 25 अगस्त की सुबह 12:30 बजे के करीब पुलिस मेरे घर पर जो है दबिश देती है, और दबिश के दौरान वो मुझसे जो है मुझे घर से निकाल देती है, और घर से निकालने के बाद मुझसे मेरा नाम पूछा जाता है। मैं अपना नाम जाकिर बताता हूं तो मुझसे कुछ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी कहते हैं कि अच्छा तू ही है वो योगी मोदी वाला। योगी मोदी कहने का उनका मकसद था कि योगी मोदी की आलोचना करने वाला, और मैं इसी से समझ गया था कि मैं टारगेटेड हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। मैं पुलिस को भी नहीं पहचान पा रहा था कि किस थाने की है या किस स्टेट की है, कैसे है, क्योंकि मैं उनकी नेम प्लेट कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उसके बाद वो 3-4 पुलिसकर्मी मुझको जो है पकड़ लेते हैं, और बाकी के पुलिसकर्मी हमारे घर में दबिश दे देते हैं। और दबिश के बाद जो है मैं बाहर रहता हूँ तो देखता हूँ कि अंदर से जो है महिलाओं को गालियाँ देने की आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद वो मुझे गाड़ी में बैठाकर गाँव से ले जाते हैं, और गाँव के जंगलों में ले जाकर लगभग 10-15 मिनट को गाड़ी के लिए जंगलों में गाड़ी को रोक देते हैं। और वहाँ पर मैं समझ जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ कि शायद, क्योंकि यूपी इस वक्त एनकाउंटर प्रदेश बन चुका है, 5500 के करीब एनकाउंटर यहाँ पर हो चुके हैं, तो मैं घबरा चुका था कि यहाँ पर इनकी शायद एनकाउंटर की तो तैयारी नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस उस गाड़ी को लेकर जो है रवाना हो जाती है, मुझे थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर देती है। वहाँ पर मुझसे पूछा जाता है कि क्या करता है, तो मैं एक पुलिसकर्मी था उसको बताता हूँ कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। लेकिन उसके बाद मुझको जो है वहाँ पर कुछ रियायत देने की बजाय मुझको गालियाँ दी जाती है। मैं पूरी रात इंतजार करता रहता हूँ कि कोई पुलिसकर्मी मुझसे बात करे, मुझसे सवाल करे या मेरे सवालों का जवाब दे, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी मेरे पास को नहीं भटका। अगले दिन सुबह में कुछ गांव के लोग इकट्ठे होकर थाने में पहुंचते हैं। एक शिकायतकर्ता भी जिसमें मौजूद रहता है। शिकायत इस बात की हुई थी कि मुनेश्वर के खेत में गोकशी हुई थी और उसके वहाँ से अवशेष बरामद हुए थे, लेकिन वो अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने मुझको टारगेट करके उठा लिया। और मुझको टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन किया था, और वो बीजेपी के नेता जो कार्यकर्ता है वो मेरे पीछे हमेशा से पड़े रहे हैं। उसके बाद दरोगा मुझको जो है जेल ले जाते हैं, और मैं उससे कहता हूं कि मुझे क्यों ले जाया जा रहा है, तो दरोगा कहता है कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, घबराओ मत, आप जो है बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अदालत भी जानती है कि जो हमने आप पर हथियार जो लगाए हैं कि ये बरामद हुए हैं कि ये पुलिस अपने पास से ही लगाती है। मुझको कोर्ट कचहरी में जो है ले जाया जाता है, लेकिन अदालत में मुझको पेश नहीं किया जाता है। दरोगा खुद जज के सामने पेश होता है, और अंदर कमरे में क्या बातचीत होती मुझे नहीं पता। मुझे तो 4-5 पुलिसकर्मी पकड़ के मेरे हाथ में हथकड़ी लगा के अदालत के मुख्य द्वार पर खड़ा करके रखते हैं। उसके बाद मेरा कोरोना का जांच कराई जाती है और मुझको जेल भेज दिया जाता है, और 16 दिन बाद मेरी जो है वहाँ से रिहाई हुई। ऐसा नहीं है कि मैं जेल जो है पहली बार गया हूँ, मैं टारगेटेड पहली बार हुआ हूँ। इससे पहले मार्च 2017 में जब सीएम योगी सीएम पद की शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि गुंडा बदमाशों पे छोड़कर चले जाएं, वरना उनकी 2 ही जगह होंगी, या तो जेल या वो जगह जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मैं उस पर सोशल मीडिया पर लिख देता हूँ कि मेरी क्या मजा योगी जी, जो आपको कह सकूँ आप पर भी 28 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 22 बहुत गंभीर है। बस इसी बात पर ऐतराज जताते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझ पर सेडिशन यानी कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके 42 डेज 42 दिन तक मुझको जेल में रखा। और ऐसा ही नहीं है, मैंने फिर उसके बाद सपना सजाया कि मैं पत्रकार बनूँ, और पत्रकारिता में मैंने एडमिशन लिया और मैं पत्रकार बनने की कोशिश में हूँ, लिख रहा हूँ। उसके बाद मुझको पुलिस परेशान कर रही है, फर्जी मुकदमे मुझको लगा रही है, फर्जी मुकदमे में फंसा रही है, जेल में सुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कानून का सहारा लेकर हमें न्याय जरूर मिल सकता है। मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल तुरंत जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पर नहीं लौटूंगा तब तक
यही रवैया पुलिस का चलता रहेगा, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है कि जब मुझ पर पुलिस गोकशी का इल्ज़ाम लगाकर मुझको जेल में रख सकती है बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, तो किसी दिन मुझ पर बलात्कार, हत्या, लूटमार और आर्म्स एक्ट के तहत भी मुझ पर मुकदमे दर्ज करके जेल में सड़ाया जा सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भविष्य बर्बाद हो, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकलना चाहता हूँ। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़ें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।